GKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. My name is Dija and I have secured a score of 290 out of 300 in the first attempt of JEE Mains of 2024. I am the All India Girls Topper and I have a percentile of 99.9991763. तो पहले तो हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और मैंने मेरी नोट्स पे ज्यादा ध्यान दिया था। मेरी नोट्स में हमारे सर ने बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से ही पढ़ाते थे और बहुत सारी चीजें बाहर की पढ़ाते थे, तो वो सब कुछ कवर होकर मेंस के सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। और एनसीईआरटी हम थियोरेटिकल टॉपिक्स के लिए पढ़ते थे, जिन टॉपिक्स में ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट होता है या जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है, उन टॉपिक्स में एनसीईआरटी का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था जितना थियोरेटिकल पार्ट में था, क्योंकि जो थियोरेटिकल टॉपिक्स होते हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और वैसे क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में आ जाते हैं। और फिर मैंने फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और उससे हमें आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं और किस तरह से फ्रेम करके पूछ सकते हैं। और फिर फिजिक्स में HC वर्मा सर की बुक आती है, वो हमें कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्प करती है। अगर कोई भी कंसेप्ट वीक हो तो उसकी एक्सरसाइज में पहले सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आ जाता है और फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, तो वो बहुत हेल्प करता है अगर तुम्हारा कोई टॉपिक वीक होता है। और एक इरोडो थी, पर वो मेनली एडवांस के लिए है, वो मेंस के लिए मेंस के रिलेवेंट नहीं है उतनी। और फिर फिजिक्स में मैंने दूसरे सारे क्वेश्चंस मेरी मॉड्यूल और उसमें से ही किए थे। फिर दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी ज्यादा मैथ्स ही होता है और कैलकुलेशन ही होता है, तो उसमें मैंने जो बुक्स रेफर की थी वो नीरज कुमार और नरेंद्र अवस्थी थी। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमारे सर ने मैंने ज्यादा अपनी नोट्स पे रिलाई किया था। और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमने कहीं पर नहीं पढ़े होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तीनों सब्जेक्ट में सभी में करने होते हैं, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिलता है कि कैसे फ्रेम करके कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, तो उसमें मेन ये होता है कि हमें वो याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करेगा, कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा रिएजेंट रिड्यूस करेगा और कौन सा रिएजेंट किस तरह के एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करता है। तो वो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बार तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते ही रहना है, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और उसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस जितने सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हें पता चलता रहेगा कि ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे सोचना है और ये प्रोडक्ट बनेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो बुक्स रेफर की थी वो हिमांशु पांडे थी और MS चौहान थी। और तो फिर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा याद रखने वाला पोर्शन है। उसमें मेन फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए और जो लैब मैनुअल है उस पे होना चाहिए। लैब मैनुअल में जो सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है उसमें से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और वो शायद हमने कहीं पे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया होता है, इसलिए वो वाला पार्ट हमें लैब मैनुअल से करना होता है। और पी ब्लॉक और वो सब एनसीईआरटी से, क्योंकि डायरेक्टली वो लोग असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं। और अगर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती है तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वो फिर हम एनसीईआरटी के बेसिस पे चाहते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी इज golden. You need to read each and every line of NCERT many times so that you remember all of it. Then moving on to मैथ्स में मैंने सिर्फ मेरी नोट्स की थी, क्योंकि हमारी नोट्स में बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, तो हम पहले से ही एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो
फिर मेंस के मैथ्स का लेवल उतना ज्यादा नहीं होता है जितना एडवांस का होता है, इसलिए मेंस का मैथ्स तो हो जाता था, पर अभी 2-3 सालों से मेंस का मैथ्स का लेवल भी बढ़ गया है। और लाइक हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते थे तो वो भी बहुत लेंथी होते थे और डिफिकल्ट भी होते थे। कई सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट भी बहुत अच्छा होता था, तो जो भी क्वेश्चन ऐसा लगे जब तुम करो कि अच्छा ये इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना है। या फिर कोई बुक मैंने बनाई थी, उसमें मैंने सब वो सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे, तो जब भी टाइम मिले या जब भी मुझे लगा कि अच्छा मुझे मैथ्स के वो सारे क्वेश्चंस देखने हैं, तो उसी बुक में सब आ जाते थे, तो उसमें से ही पढ़ लेना होता है। फिर मैंने मैथ्स में एनसीईआरटी लाइक जो सर पढ़ाते थे वो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होता था, क्योंकि मोस्टली मैथ्स में थियोरम्स ही होते हैं, उसमें थियोरी कम होती है। इसलिए अगर तुम एनसीईआरटी ना पढ़ो तो भी आई थिंक चलता है, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी थी, पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर बोर्ड्स में और मेंस में भी कई बार एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स शायद डाल देते हैं। और मैथ्स के लिए मैंने जो बुक्स रिफर की थी वो विकास गुप्ता थी, और कैलकुलस के लिए समीर बंसल की थी। तो अब मैं बात करती हूँ कि एग्जाम में मैंने कैसे सब अटेम्प्ट किया था। तो जेईई मेंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं ऑब्वियसली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैं हर बार पहले फिजिक्स करती थी और फिर केमिस्ट्री करती थी, और लाइक दोनों सब्जेक्ट में कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करती थी, इसलिए फिर मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम बचे। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री 1 hour 15 minutes जैसे टाइम में दोनों ही कंप्लीट कर देती थी, और फिर मैथ्स के लिए अच्छा खासा टाइम बचता था। तो वो हेल्प करता था, क्योंकि अगर हम मैथ्स प्रेशर लाइक टाइम कम होता है तो फिर प्रेशर बिल्ड होता है, और प्रेशर बिल्ड होता है तो मैथ्स में सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एंडिंग में आधा घंटा जैसा या 15 मिनट्स उतना रखना चाहिए कि तुम अपना पेपर रीचेक कर लो, क्योंकि कई बार हम जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो हमने फटाफट किए होते हैं, तो फिर हमें लगता है कि वो तो हमसे हो ही जाएगा, पर कई बार हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक उनमें भी की होती है। तो अगर हम रीचेक कर ले तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हम कैच कर सकते हैं। और एग्जाम में हमें बहुत घबराना नहीं जाना है। अगर तुम टेंशन लोगे तो फिर एग्जाम में पूरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और सब तुम्हें जो आता है वो भी तुम भूल जाओगे। इसलिए तुम क्वेश्चंस फिर ऐसा लगेगा कि तुम डिमोटिवेट होते जाओगे और तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। पर उससे घबराना नहीं है, कभी कभी पेपर भी टफ होता है, तो तुम्हें वो क्वेश्चंस को साइड में रख के फिर दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और मेंटली स्ट्रांग रहना है कि अच्छा 2-3 क्वेश्चंस नहीं आए कोई बात नहीं, मुझे दूसरे तो आ जाएंगे वैसे। और मैंने एग्जाम के 1 दिन पहले ऑनेस्टली मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा था, क्योंकि मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ी थी। और जो शॉर्ट नोट्स बनाई होती है वो एंडिंग में बहुत काम लगती है, क्योंकि तुम एंडिंग में सारी नोट्स तो पढ़ने नहीं वाले हो और तुम पढ़ भी नहीं सकते उतने कम टाइम में। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स है उसमें सिर्फ जो मेन पॉइंटर्स है वो देख के तुम्हें सब कुछ रिवाइज होता जाता है। और एग्जाम के 1 दिन पहले लाइक सो जाना है, नींद नहीं है तो भी ट्राई करना है कि नींद आ जाए। मुझे तो नींद आ गई थी, पर कई सारे लोगों को नहीं आती है। और लाइक अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो तुम रिलैक्स रहो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो टेंशन होगा कि कल क्या होगा, कैसा पेपर जाएगा, लेकिन वो टेंशन फिर तुम्हें हार्म करेगा और तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो मैं अब मेरे स्केड्यूल की बात करती हूँ। लाइक पहले सुबह 5 hours 8:30 to 1:32 कोचिंग होती थी, फिर बाद में 2 o'clock 2:30 तक मैं घर आती थी। उसके बाद लाइक खाना होता था और फिर आधे घंटे 1 घंटे में रिलैक्स करती थी, और 3, 3:30 या 4 बजे जो भी लाइक हो तो 4 बजे तक मैं पढ़ने बैठने जाती थी, और फिर 4 से 8 तक पढ़ती थी। और बीच में लाइक कभी भी ऐसा हो जाए कि अच्छा मुझे बहुत
लाइक पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर फिर मेरी मम्मी या मेरी दादी के साथ बात कर लेती थी। और फिर 8 to 9 रात का खाना होता था, और फिर 9 to 12 फिर से पढ़ती थी। और कभी कभी होमवर्क ज्यादा हो या फिर कुछ रिवाइज करना हो या एग्जाम आ रही हो और कुछ बाकी हो, तो 1 o'clock या 2 o'clock जैसा भी हो जाता था, और फिर सुबह 7:30 को जग जाती थी, और फिर से द सेम थिंग। तो इसलिए हर दिन का ऑलमोस्ट 7 hours जितना हो जाता था पढ़ने का। और फिर एंडिंग में रिवीजन में जब लाइक क्लासेस और सब पूरा हो गया था, तब रिवीजन के भी 11 hours जितने डेली हो जाते थे। और फिर एंडिंग में तो हमें सिर्फ टेस्ट ही लेते थे, लाइक मॉक टेस्ट। तो वो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि वो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाते थे। लाइक स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि इतने सारे टेस्ट बहुत रिगरस हो रहे हैं और लाइक ये नहीं हो रहा है, पर फिर काइंड ऑफ हैबिट बन गई, और हम हर रोज 2 पेपर देते थे, तो वो बहुत हेल्प करता था। क्योंकि पढ़ने एक बार हमने सब कुछ पढ़ लिया होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो मुझे आता ही है। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम बाउंड में हम जब क्वेश्चंस उस टॉपिक के करते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा ये तो मेरे से नहीं हुआ। इसलिए फिर हम वो सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज करते थे पेपर के बाद। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पेपर एनालिसिस की, इस पेपर में मैंने कम मार्क्स लिए, तो क्यों कम मार्क्स आए वो हमें एनालाइज करना चाहिए कि अच्छा इसमें मैंने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी थी, या फिर मेरा इस टॉपिक में कंसेप्ट वीक था, या फिर मुझे टाइम कम लगा था तो स्पीड बढ़ानी है मुझे, वैसा। तो इससे पता चलता है कि हमारी कमी कहाँ पे रह रही है। और जैसा बोला, फिर रिवीजन में जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो फिर एंडिंग में तो मैंने सिर्फ केमिस्ट्री किया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एनसीईआरटी लाइक इज इम्पोर्टेंट और मुझे बहुत याद नहीं रहता था सब कुछ। तो याद रखने के लिए मैं सब कुछ 2-3 बार पढ़ती थी और लाइक शॉर्ट नोट्स बनाती थी, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। जो स्टूडेंट्स कोचिंग में ना जा सकते हो कोई भी कारण से, लाइक आपके घर के पास कोई कोचिंग सेंटर ना हो या फिर कोई और कारण हो, तो उसके लिए आप लोग ऑनलाइन भी कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने तो पर्सनली नहीं देखे, पर बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन वीडियोस हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें भी कई सारे टीचर्स होते हैं जो तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लाइक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा चीज आप लोग ये कर सकते हैं कि कोई भी बुक हो, लाइक जैसे फिजिक्स में एच सी वर्मा सर की बुक हो, या फिर एनसीईआरटी पढ़ने से भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि लाइक अगर तुम एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ो और एक एक वर्ड मतलब सेंटेंस को एनालाइज करो और सब अच्छे से पढ़ने और समझने की कोशिश करो, तो उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और मेन तो क्वेश्चन सॉल्विंग ही है, इसलिए तुम कोई भी रेफरेंस बुक जो मैंने बताई या फिर कोई और रेफरेंस बुक्स जो तुम्हें पता है, वो तुम रेफर करके उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और उससे भी तुम्हारी रैंक और मार्क्स बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि लाइक अपने आप को शांत रखना और टेंशन फ्री रखना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो लाइक पढ़ते ही रहेंगे तो फिर तुम्हारा ब्रेन भी एक टाइम पर थक जाएगा। इसलिए रिलैक्स होने के लिए भी तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लाइक तुम्हें अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगे, या फिर कोई मूवीज देखना अच्छा लगे, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना अच्छा लगे, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे, तो वो भी तुम कर सकते हो। लाइक हमारे संडेज पे यूजुअली 2 पेपर्स होते थे, तो वो लाइक पूरा वीक पढ़ा होता है, तो फिर वो उन 2 पेपर्स के बाद पहले तो पेपर एनालिसिस करती थी लाइक कहाँ पे गलतियां हुई। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर वो दूसरे दिन जाकर सर से या मेरे फ्रेंड से किसी से पूछ लेती थी। तो फिर संडे को वो करने के बाद फिर मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी और लाइक म्यूजिक सुन लेती थी। तो वो हमें डिस्ट्रेस करने के लिए बहुत हेल्प करता है, और वो हमें काम भी रखता है, और लाइक जो पूरा वीक हमने पढ़ा होता है तो वो हमें रिलैक्स कर देता है। फिर टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो फिर ढूंढो कि क्यों, मतलब तुमने ये क्यों जर्नी स्टार्ट की थी।
क्यों तुम्हें ये मेंस देना था, एडवांस क्यों तुम्हें देना है, और वो जब तुम्हें याद आएगा कि अच्छा इस वजह से मुझे देना है, तो तुम मोटिवेट हो गए, अच्छा मुझे वो गोल मेरा पूरा करना है, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए, और फिर तुम्हें फिर से पढ़ने का मन हो जाएगा। और सोशल मीडिया इज लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर वो तुम्हें हार्म नहीं कर रहा है तो फिर तुम रख सकते हो, पर आई डोंट सजेस्ट दैट, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और फिर किसी का मैसेज आता है तो हमें मन नहीं होता, तो भी हमें ऐसा होता है कि अच्छा मुझे रिप्लाई करना चाहिए, उनको भी बुरा लगेगा, वैसा इग्नोर करना कई सारे लोगों को नहीं आता है। मैंने व्हाट्सएप रखा था क्योंकि उस पे हम क्वेश्चन उसके सोल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं, और लाइक व्हाट्सएप इज काइंड ऑफ नेसेसरी दीज डेज, क्योंकि उस पे सब सर्स पीडीएफ्स या क्वेश्चंस और फिर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी भेज देते हैं, और इसलिए मैंने वो एक ही रखा था सिर्फ। फाइनली जब पूरा हो जाए तो फाइनल फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए लाइक पहले से ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लाइक अगर हम पहले से नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में जाके दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत आई थी। तो फिर वो जो शॉर्ट नोट्स होती है वो बहुत हेल्प करती है। जैसे मैंने बताया कि एंडिंग में तुम सारी नोट्स नहीं पढ़ने वाले हो, तुम पूरी बुक्स भी नहीं पढ़ सकते कि एनसीईआरटी में दो तीन पेज ऐसे घुमा के पढ़ लूं, तो उससे बहुत फायदा नहीं होगा। पर अगर शॉर्ट नोट्स होगी तो जो मेन पॉइंटर्स है वो तुम्हें लिखे होंगे, इसलिए पूरा चैप्टर उसी से रिवाइज होता जाएगा। और कंक्लूजन में मैं यही बताना चाहूंगी कि बस पढ़ते रहना है और शांति से पढ़ना है, क्योंकि लाइक टेंशन लोगे तो फिर सब कुछ बिगड़ता जाएगा, और कभी कभी कम मार्क्स भी आएंगे, पर उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे एक मोटिवेशन की तरह लेना है कि अच्छा इस बार कम मार्क्स आए तो मैं नेक्स्ट बार ज्यादा मार्क्स लाऊंगी। और लाइक मेरा नेक्स्ट गोल है कि मुझे एडवांस में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, और आईआईटी बॉम्बे में CS चाहिए।